नमस्कार। देश की बात में पहले पंजाब की कर रहे हैं। पंजाब सरकार ने एक अहम फैसला लेते हुए अकाल तख्त की बात मानी है। पुलिस ने 360 में से 348 कैदी रिहा किए हैं। सोमवार को अकाल तख्त ने जो पंजाब सरकार को 24 घंटे का अल्टीमेटम जारी किया था और निर्दोष कैदियों को रिहा करने के लिए कहा गया था। ये बहुत अहम फैसला है। हमारे सहयोगी जिन्होंने खबर दी है, सौरभ शुक्ला हमारे साथ मौजूद हैं। सौरभ, ये पूरा मामला क्या है, जरा समझाइए। ये कौन से कैदी हैं? देखिए, जो पूरा ऑपरेशन शुरू हुआ 18 मार्च से निधि मैम, तो उसमें कुल अब तक 370 लोग गिरफ्तार किए गए थे, जिसमें से ज़्यादातर लोगों को प्रिएंटिव कस्टडी में लिया गया था, यानी एहतियात के तौर पर अरेस्ट किया गया था। पंजाब पुलिस ने पहले भी कहा था कि जिनका रोल साबित नहीं होगा उनको बिल्कुल वार्निंग दे करके छोड़ दिया जाएगा। तो पिछले हफ्ते 197 कैदी छोड़े गए थे और आज तक कुल अगर कहा जाए तो 370 को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें से 348 को अब तक रिहा कर दिया गया। एक बहुत बड़ा नंबर है। पंजाब पुलिस सूत्रों के माने तो इनमें से ज़्यादातर को वार्निंग ज़रूर दी गई है, क्योंकि उनको नहीं पता था, जो लोग अमृतपाल के साथ इन्वॉल्व हो गए थे उनको नहीं पता था कि अमृतपाल एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है। तो इनमें से कुछ ज़्यादातर यूथ हैं, तो पंजाब पुलिस ने भी इनके प्रति सिंपैथेटिक रवैया अपनाया है और उनको वार्निंग दे करके छोड़ दिया गया है। यानी बहुत बड़ा नंबर है। यानी सिर्फ अभी 370 में से 22 लोगों को ही गिरफ्तार रखा गया है, जिसमें से 8 पर एनएसए लगाया गया है। एनएसए जिन 8 पर लगाया गया वो ऑलरेडी डिब्रूगढ़ जेल में है, असम में, जिसमें दलजीत सिंह कलसी, हरजीत सिंह जो अमृतपाल का चाचा है, बलबीर सिंह, प्रधानमंत्री बाजेके, ये सब वो शामिल लोग हैं जो बहुत हार्ड कोर लोग हैं। और अमृतपाल के साथ जो कॉन्स्पिरेसी थी उसमें फंडिंग से लेकर के जो उसके प्लान्स थे एंटी इंडिया, एंटी पंजाब, उनको लेकर के लोग साथ में थे। तो 8 तो ये एनएसए वाले हो गए। इसके अलावा 12 और लोगों को पंजाब पुलिस ने ही गिरफ्तार रखा है, बाकी सबको छोड़ दिया गया। एक बहुत बड़ा नंबर। और इसके पीछे की एक गणित भी है निधि मैम, क्योंकि अकाल तख्त ने मंडे ये कहा था कि आप कथित निर्दोष लोगों को तो उनको आप छोड़ दीजिए। लेकिन कल देखिए, कल अमृतपाल का जो वीडियो आया उसमें अमृतपाल ने सरबत खालसा कॉल करने का ये कॉल दिया कि सरबत खालसा कॉल करे अकाल तख्त के जत्थेदार। सरबत खालसा एक कह लीजिए कि सिखों की एक बहुत बड़ी रिलीजियस मीटिंग होती है, बहुत बड़ा इवेंट होता है। इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब धर्म पे कोई संकट आ जाए तब सरबत खालसा कॉल किया जाता है। तो अमृतपाल ने अपने वीडियो में इस बात की रिक्वेस्ट कह लीजिए या इस बात का दबाव अकाल तख्त पे बनाया था। उसके मद्देनज़र एक बहुत बड़ा कदम है कि ये पंजाब सरकार नहीं चाहती है कि ये संकेत चला जाए कि पंजाब सरकार या पंजाब पुलिस अकाल तख्त को डिफाई कर रहा है। तो अकाल तख्त को भी अपने साथ रखना है। तो एक डिप्लोमेटिक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक कदम है ये पंजाब पुलिस का। पंजाब पुलिस का पहले दिन से ये क्लियर स्टैंड था कि जिनका बहुत एक्टिव इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, ये वो लोग जिनको प्रिएंटिव अरेस्ट किया गया था एहतियात के तौर पर, जिससे पंजाब पुलिस को ये खतरा था कि ये सड़कों पर आ सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं गिरफ्तारी के विरोध में, जिसमें से 100 को तो सिर्फ 18 तारीख को गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद धीरे धीरे इन सबको गिरफ्तार किया गया, जिसमें कुछ लोग आइडियोलॉजिकली जुड़े हुए थे उसके साथ, कुछ लोग इसका प्रचार करते थे। तो ये लोग हंगामा हल्ला ना करें, कानून व्यवस्था की कोई स्थिति पैदा ना कर दें, इसलिए इनको प्रिएम्प्टिव तौर पर इनको अरेस्ट किया गया था। इन सबको छोड़ दिया गया है। बहुत बड़ा नंबर है, एक बहुत बड़ा कदम है पंजाब पुलिस का, ताकि अकाल तख्त को भी बिल्कुल संतुष्ट करके रखा जाए। पंजाब पुलिस या पंजाब सरकार ये नहीं दिखाना चाहती डायरेक्टली कि वो अकाल तख्त को डिफाई कर रहा है, लेकिन वैसे अकाल तख्त के उस स्टेटमेंट के बाद अगले दिन भगवंत मान ने ट्वीट किया था और ये कहा था कि हमें पता है कि जो जत्थेदार हैं वो अकालीस के कहने पर ये काम करते हैं। तो उन्होंने अकाल तख्त के जत्थेदार जो हरप्रीत सिंह हैं उनको अकालीस के साथ साइड होने की बात कही थी, लेकिन वो डायरेक्ट बात थी। लेकिन इनडायरेक्टली देखिए, उनके कॉल के बाद, अकाल तख्त के कॉल के बाद जो कथित निर्दोष लोगों की बात अकाल तख्त ने कही, उसके बाद एक बहुत बड़ा कदम है। 348 जो गिरफ्तार हुए थे बिल्कुल रिहा कर दिया गया है। उनको वार्निंग दी गई है, उनको कहा गया है कि वो किसी धरने प्रदर्शन में या अब अमृतपाल कोई कॉल दे दे तो उसके कहने पर सड़कों पर ना आए, उसके कहने पर कोई काम ना करें। उनको समझाया गया, उनको बताया गया कि अमृतपाल आप लोगों को सामने रख करके देश विरोधी काम कर रहा था, कुछ फंडिंग्स के बारे में बताया गया। तो उन सबको छोड़ा गया है। सिर्फ 22
कैदियों को ही गिरफ्तार रखा गया है, जिसमें से 8 पर एनएसए लगा है और अमृतपाल अब भी फरार है। और इसमें बहुत एक महत्वपूर्ण जानकारी ये भी दे दें अपने दर्शकों को कि अब तक ये जो कयास लगाए जा रहे थे, हमने एनडीटीवी पर कभी नहीं कहा कि इस समय अमृतपाल नेगोशिएट कर रहा है, लेकिन चर्चा बहुत गर्म थी सोशल मीडिया पर कि अमृतपाल नेगोशिएट कर रहा है कि वो अकाल तख्त में सरेंडर करेंगे। तो आज अकाल तख्त ने भी साफ कर दिया है कि अकाल तख्त में अमृतपाल को सरेंडर नहीं करने दिया जाएगा। अकाल तख्त इसमें कोई एक्टिव रोल नहीं निभाएगा। सोमवार को जब अकाल तख्त का स्टेटमेंट आया था निधि मैम, तो अकाल तख्त ने कहा था कि अमृतपाल को भागना नहीं चाहिए, सरेंडर करना चाहिए, लेकिन वो सरेंडर करे, पुलिस के सामने करे या जहां करना हो करे, पर अकाल तख्त में उसे कोई पनाह नहीं दी जाएगी और अकाल तख्त में उसको सरेंडर नहीं करने दिया जाएगा। बहुत बड़ी बात है सौरभ, जो आप एक बैक चैनल से भी जी आप बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। एक तो एक नंबर जिन कैदियों का रिहा किया गया, तो पंजाब सरकार अकाल तख्त की बात कर रही है। और कल आपको याद होगा जब कल हम ये कार्यक्रम कर रहे थे देश की बात में, तब हम सब ये जिक्र कर रहे थे, तस्वीरें आ रही थी अमृतसर में किस तरह से पुलिस का फ्लैग मार्च हो रहा है, पुलिस वहाँ पर इतनी घेरेबंदी हो गई और किस तरह से 11 दिन से फरार है ये। आज 12वां दिन हो गया। लेकिन क्या माना जाए, जब पंजाब सरकार अकाल तख्त की बात मान रही है, तो ऐसे में अमृतपाल का गिरफ्तार होना या उसका पकड़े जाना, जो भी तरीका हो, वो अब कुछ करीब होता नजर आ रहा है। बहुत बहुत अच्छी बात है। देखिए निधि मैम, इस समय एक 14 अप्रैल को बैसाखी है। अमृतपाल ने यह कॉल किया है कि बैसाखी को एक सरबत खालसा, जिसके बात हमने करी और समझाया भी कि सरबत खालसा क्या है, इसको कॉल किया जाए और सिख समाज के जितने बड़े जत्थेदार हैं, जितने बड़े लीडर्स हैं, उसमें शिरकत करें। तो यानी ये तो साफ हो गया कि अमृतपाल बैसाखी तक सरेंडर नहीं करना चाहेगा या बैसाखी तक वो कोशिश करेगा गिरफ्तार ना हो। और पंजाब पुलिस के सामने सबसे बड़ा चैलेंज है कि वो अमृतपाल को बैसाखी से पहले गिरफ्तार करे, ताकि अमृतपाल अपना जो वीडियो के जरिए लोगों को पोलराइज करने की कोशिश कर रहा है, वो ये कह रहा है कि उस पर हमला, सिख कौम पर हमला, तमाम ऐसी बातें जो हम नहीं कह सकते, वो ऐसी तमाम बातें कह रहा है, तो वो करने ना दिया जाए और बैसाखी से पहले उसको गिरफ्तार करना है। ये सबसे बड़ा चैलेंज है पंजाब पुलिस के सामने। इसीलिए आप निधि देखेंगी कि पिछले 2 दिन से पंजाब सरकार या पंजाब पुलिस के तरफ से कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आया है। सारे अधिकारी टाइट लिप्ड हैं। वो कोशिश कर रहे हैं कि वो किसी भी तरीके से अमृतपाल को पकड़ ले और पकड़ने के बाद उसे पकड़ना तो है ही है, साथ में डिप्लोमेटिकली, जैसे ये जो अकाल तख्त को साधने की कोशिश की है पंजाब सरकार ने और पंजाब पुलिस ने, जो कैदी रिलीज किए हैं, वो कभी सामने आके नहीं बोलेंगे कि उन्होंने अकाल तख्त के दबाव में किया है, लेकिन हम समझते हैं उस बात को कि अकाल तख्त का कॉल देना, फिर अकाल तख्त को अपने वीडियो के जरिए कोशिश कर रहा है कि ये साधे अमृतपाल। तो ऐसे में अकाल तख्त को अपनी तरफ रखने के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। 370 जो गिरफ्तार किए गए थे इस पूरे ऑपरेशन में, उनमें से 348 को रिहा कर दिया गया है। सिर्फ 22 अरेस्ट हैं, जिसमें से 8 पर एनएसए लगा है और उन सब 8 कैदियों को असम की डिब्रूगढ़ जेल में रखा गया है। बिल्कुल, और आपने अंत में ये भी कहा है कि अकाल तख्त ने कहा है कि वो शरण नहीं देने वाले अमृतपाल को, तो ये बहुत अहम बात है। और सौरभ, लगातार आप पे नज़र बनी रहेगी, वहाँ से आप हमें जानकारियाँ भेजते रहेंगे। ये बहुत अहम खबर पंजाब से जुड़ी हुई जो इस समय आपने सबसे पहले एनडीटीवी इंडिया पर देखी। आइए अब आगे बढ़ते हैं इस खबर से और अब अगली खबर पर नजर डालते हैं। आम आदमी पार्टी ने फिर से प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ पोस्टर्स से मोर्चा खोला है। मोदी हटाओ देश बचाओ के नारे वाले पोस्टर्स तो 12 भाषाओं में पूरे देश में लगाए रहे हैं और उनकी शैक्षणिक योग्यता पर भी सवाल उठा रहे। बीजेपी का कहना है कि इस दुष्प्रचार का जवाब देश की जनता देगी। गुरुवार सुबह से आम आदमी पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ पोस्टर अभियान के जरिए हमले करने शुरू कर दिए। पहले प्रधानमंत्री की शैक्षणिक योग्यता पर सवाल उठाया। अरे भाई, एक सिंपल सा सवाल है कि क्या देश का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए? अब वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को क्यों लग रहा है कि उन्हीं के प्रधानमंत्री पे अटैक हो रहा है? सवाल जो है वो रखे जाएंगे कि भाई देश का अगला लोकसभा का चुनाव है, उसमें देश में प्रधानमंत्री जो बने वो कैसा होना चाहिए, वो क्या क्या करना चाहिए, अलग अलग सवाल उठाते रहेंगे। बीजेपी ने इन पोस्टरों पर कड़ी आपत्ति जताई है और कहा है कि इस दुष्प्रचार का जवाब देश की जनता देगी। जिस प्रकार से आप दुष्प्रचार कर रहे हैं, उनको अनपढ़ बोल रहे हैं, उनको गालियां निकाल रहे हैं, देश की जनता देख रही है और इसका उचित स्थान, उचित समय पे आपको इसका जवाब जरूर देगी।
मोदी जी के ने देश का नाम रोशन किया है। मोदी जी ने आज हर फील्ड के अंदर, चाहे वो अर्थव्यवस्था हो, चाहे वो बाकी काम हो, बहुत अच्छे से काम किया है। और आप उनको अनपढ़ बोल रहे हैं, ये देश की जनता बर्दाश्त नहीं करने वाली। आम आदमी पार्टी ने मोदी हटाओ देश बचाओ वाले पोस्टर 12 भाषाओं में लगा दिए हैं। ये वही नारा है जिसके पोस्टर लगाने पर दिल्ली पुलिस ने 36 एफआईआर दर्ज की थी और 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया था। इसी नारे के साथ जंतर मंतर पर अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान ने जनसभा भी कर डाली थी। अरविंद केजरीवाल इन दिनों प्रधानमंत्री पर जिस तरह के आक्रामक हमले कर रहे हैं, उससे ये बात साफ होती जा रही है कि आम आदमी पार्टी 2024 का लोकसभा चुनाव किस लाइन या नैरेटिव के साथ लड़ने का मन बना रही है। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी कानन पात्रा के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी मीडिया। और अब बात मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के इंदौर में यहाँ से बड़ी खबर है कैसे इंदौर के बिलेश्वर महादेव मंदिर में रामनवमी में बड़ा हादसा हुआ है। सुबह हुआ है ये और बावड़ी की छत धंसने से 30 से ज़्यादा लोग 40 फुट गहरी बावड़ी में गिर गए थे। हादसे में अब तक 8 लोगों की मौत हुई है, 17 को बचाया गया है और बचाव अभियान जारी है। और आपको बता दें इस पे प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्वीट किया, लेकिन पहले वहां से लोगों का क्या कहना है वो सुन लेते। वहाँ गए हैं तो पता करो कहाँ पर है। हम भगते हुए आए कि क्या हो गया मंदिर में, ऐसा बच्चे और हम भगते हुए आए कि क्या हो गया। यहाँ देखा तो भीड़, अब अंदर जाए कैसे, बच्चे हैं अंदर। आपके परिवार के कितने लोग इसमें? सब परिवार वाले ही हैं हमारे। कितने लोग होंगे आपके परिवार में? करीब 20 जने हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मामले में ट्वीट कर कहा है, इंदौर में हुए हादसे से काफ़ी दुखी हूं। मैंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से बात की और हालात की जानकारी ली है। राज्य सरकार तेज गति से राहत और बचाव में जुटी है। प्रभावित लोगों और उनके परिवारों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। और आपको बता दें, इस पर हमारे सहयोगी समीर खान ने इंदौर के कलेक्टर इलैया राजा और पुलिस आयुक्त देवेंद्र से बात की है। इंदौर में रामनवमी की सुबह एक दर्दनाक हादसा हुआ। हम यही मौजूद हैं जो ये मंदिर है, शिव मंदिर। यहाँ पर जो ये हादसा हुआ था, यहाँ पर बकायदा एक बावड़ी और जो है कुआं बना हुआ है और उस कुएं के ऊपर एक स्लैब थी। उस स्लैब के ऊपर जो है कुछ लोग बैठकर हवन कर रहे थे, लगभग 25 से 30 लोग। जो स्लैब धंसने की वजह से ये सभी के सभी जो है नीचे गिर गए और ये हादसा हुआ। इंदौर के कलेक्टर इलैया राजा भी जो है यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है। अभी तक का सर क्या अपडेट है फाइनल इस पूरे ही घटनाक्रम में? यार अभी ऑलमोस्ट इसका ऑपरेशन कंप्लीट हो गया है। अभी 9 फीट का है ना पानी तक हुआ में उसका ड्रेन करने का काम किया जा रहा है। उसके बाद है ना मतलब है ना एक्चुअल परिस्थिति ना पता चलेगा। सर इसमें कितने मौत हो चुकी है और कितने लोगों को निकाला गया? आई थिंक 19 लोगों को है ना सेफली निकाला गया है। 11 लोगों को है ना डेथ का है ना पॉजिटिव। मुख्यमंत्री जी ने भी जो है आर्थिक सहायता भी दी आपसे? डेफिनेटली RBC 6 मुख्यमंत्री महोदय लगातार है ना हमारे है ना डायरेक्शन दे रहे थे। रेस्क्यू टीम है ना मतलब सतत निगरानी में है ना मतलब है ना चल रही थी। एंड RBC 64 के अंतर्गत है ना उन सबको है ना आर्थिक सहायता का, घायलों को भी सहायता के लिए डायरेक्शन दिया। चीज और न्यायिक जांच के भी आदेश दिए गए। मजिस्ट्रियल इंक्वायरी के लिए ना आदेश दिया गया है, इंक्वायरी होगी। ये थे हमारे साथ कलेक्टर इलैया राजा, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरह से जो है मजिस्ट्रियल जांच की भी जो है बात कही गई है। साथ ही साथ हम एक बार और आते हैं, जो इंदौर के जो पुलिस कमिश्नर हैं वो भी यहीं पर ही मौजूद हैं। हम उनसे भी एक बार बात कर लेते हैं आखिरी बार कि आखिर क्या कमिश्नर साहब, एक आखिरी सवाल की किस तरह से सुरक्षा यहाँ पर दी गई, सुबह से रेस्क्यू चलाया गया? हम लोगों ने मेनली एक्सेस कंट्रोल पे काम किया था कि क्योंकि संभावना ये थी कि उसके जो बावड़ी के आसपास का जो क्षेत्र है वो भी धसक सकता था। वो एक उसको ध्यान में रखते हुए रेस्क्यू वर्कर्स को छोड़ करके बाकियों को दूर रखा जाना सुनिश्चित किया गया था। और बाकी जब तक SDRF नहीं आई थी तब तक वो पुलिस के जवानों ने कुछ लोग जो ऊपर थे उनको निकालने की कवायद की। काफ़ी मतलब चैलेंजिंग था रेस्क्यू, जो अब शुरुआत हुई थी सुबह से अभी लगभग खत्म हो गया, पानी निकाला जा रहा है। देखिए अभी जो है कुछ लोगों के मिसिंग होने की सूचना प्राप्त हुई है, उसको वेरीफाई करने की ये प्रक्रिया चल रही है। इसीलिए दूसरा तो यहाँ जो रामनवमी का आयोजन था तो पुलिस सुरक्षा भी यहाँ पर बाकायदा लगाई गई है। नहीं, ये एक बहुत ही स्थानीय स्तर पर जो छोटे छोटे शिवालयों में जो कार्यक्रम होता है वो कार्यक्रम था। यहाँ पे
40-50 लोगों से ज़्यादा लोग यहाँ पर नहीं थे, तो इसलिए यहाँ पर पुलिस व्यवस्था नहीं थी। देश की बात में बात अब पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और तृणमूल की जो अध्यक्ष है ममता बनर्जी के रुख में बदलाव आया है। पहले उन्होंने 2024 के चुनाव में एकला चलोले की बात कही थी, लेकिन अब वे विपक्षी दलों के साथ लड़ने की अपील कर रही हैं। कोलकाता में 2 दिन के धरने पर उन्होंने कहा है कि बीजेपी को हटाने के लिए सभी विपक्षी दलों को साथ मिलकर लड़ना होगा। उन्होंने बीजेपी हटाओ लोकतंत्र बचाओ का भी नारा दिया। साथ ही उन्होंने कहा है कि 2024 की लड़ाई बीजेपी और नागरिकों के बीच होगी। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म के लोगों को लोकतंत्र बचाने के लिए साथ आना होगा। और ऑपोजिशन पार्टी को एक साथ में लड़ना है और बीजेपी को इधर से हटाना है, देश से हटाना है, कुर्सी से हटाना है, चेयर से हटाना है और ऑपोजिशन पार्टी को इकट्ठा होकर लड़ना है, कामयाबी का साथ लड़ना है, सारे पड़ोसी का साथ लड़ना है और बीजेपी को कुर्सी से हटाना है। भाजपा वॉशिंग मशीन को हटाइए और जनता को बचाइए। भाजपा वॉशिंग मशीन को हटाइए और जनता को बचाइए और बीजेपी को हटाइए और लोकतंत्र को बचाइए और बीजेपी को हटाइए तो देश को बचाइए और बीजेपी को हटाइए तो गरीब जनता को बचाइए। विपक्ष का अधिकार है, जो मर्जी करे, क्योंकि उनको वहां की बंगाल की जनता को जवाब देना नहीं बन रहा। जो शासन कहकर आए थे वो शासन नहीं दे पा रहे और आज वो बंगाल में बैठकर केंद्र सरकार के अगेंस्ट बैठ रही हैं। इसका मतलब बंगाल को वो संभाल नहीं पा रही हैं और संभाल नहीं पा रही है, उनको ध्यान भ्रमित करना चाहती हैं। जिस प्रकार से अराजकता फैल रही है बंगाल के अंदर, जिस प्रकार लूटपाट चल रही है, जिस प्रकार से उनके मंत्रियों घर से नोटों का भंडार पकड़ा जा रहा है, उनके मंत्री पकड़े जा रहे हैं, तो नेचुरल है रोना तो आएगा ही। और इस पर और जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी सौरभ गुप्ता। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का 2 दिन का धरना अभी भी जारी है और इस धरने पर बैठे हुए ममता बनर्जी आज फिर से बीजेपी पर निशाना किया। उन्होंने बीजेपी को अटैक किया और कहा कि बीजेपी जो उनके खिलाफ खड़े होते हैं, जो उनके खिलाफ लड़ते हैं, राजनीतिक तरीके से उनके पीछे ईडी सीबीआई भेज देते हैं, उनको जेल भेज देते हैं। ये है आरोप ममता बनर्जी का। लेकिन उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि बंगाल का ड्यूज अगर नहीं मिला बंगाल को तो वो फिर से दिल्ली जाएंगे। नेताजी का जो स्लोगन है दिल्ली चलो, वही स्लोगन मानकर हाथ में नेताजी और बाकी जो स्वतंत्रता स्ट्रगल के जो नेता थे उनके तस्वीर लेके वो जाएंगे। यहाँ पे उनका ये जो प्रोटेस्ट है इसका एक ब्रीफ दिया गया है। क्यों ये प्रोटेस्ट है? सिट इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द डेप्रिवेशन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। लिखा गया है jealous of success of the Trinamool government, vindictive BJP government is depriving Bengal of its rightful dues. 1 lakh crore to the state government, 100 days work scheme 7,000 crores due, Awas Yojana 8,200 crore. Opposition parties throughout the country are being harassed by central agencies. और बाकी ये कई सारे आरोप हैं यहाँ पे, जिन आरोप को लेकर ममता बनर्जी यहाँ पे धरना कर रहे हैं। लेकिन वो ऑपोजिशन यूनिटी की भी बात कर रहे हैं। लेकिन अभी जो बात कर रहे हैं सुदीप बंदोपाध्याय, उन्होंने भी कहा कि देखिए बीजेपी चाहते हैं राहुल गांधी नेता बने, ऑपोजिशन का फेस बने और ममता बनर्जी जैसे लीडर्स बिल्कुल साइडलाइन हो जाए, क्योंकि वो नहीं चाहते कि कोई भी लीडर जो उनके सामने खड़े होते हैं वो आगे आए। तो ये अभी कहा गया स्टेज से। तो एक तरफ ममता बनर्जी ऑपोजिशन यूनिटी के बात तो कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के साथ जो डिफरेंसेस है वो अभी भी है। हालांकि राहुल गांधी के डिस्क्वालिफिकेशन के इशू पर तृणमूल बिल्कुल कांग्रेस के साथ है, ऐसा तृणमूल के वरिष्ठ नेता का कहना है। लेकिन बाकी सारे जो इश्यूज हैं वो अभी भी
पूरी तरीके से आयरन आउट नहीं हुआ है, लेकिन ऑपोजिशन यूनिटी की बात जरूर ममता बनर्जी द्वारा रखा जा रहा है। ऑपोजिशन यूनिटी की बात कर रहे हैं, लेकिन ऑपोजिशन यूनिटी अभी तक हुआ है ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि अभी भी तृणमूल कांग्रेस का कांग्रेस के साथ मतभेद है, कांग्रेस का भी तृणमूल कांग्रेस के साथ इश्यूज है। कैमरा पर्सन अनिरुद्ध त्रिपाठी के साथ कोलकाता से सौरभ गुप्ता, एनडीटीवी इंडिया। मध्य प्रदेश में हजारों आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं हड़ताल पर हैं। कई दिनों से उन्हें मानदेय नहीं मिला है और भी कई मांगे हैं उनकी। इनके साथ ही महिला बाल विकास विभाग के अंतर्गत कार्यरत परियोजना अधिकारी, पर्यवेक्षक भी 15 मार्च से संयुक्त रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। सन्नी बैगा अपने नातिन को शहडोल के वार्ड नंबर 1 के आंगनबाड़ी केंद्र लेकर आई। सोचा था पोषण और भोजन साथ लेकर लौटेंगी, लेकिन खाली हाथ लौट रही हैं। आंगनबाड़ी लाते हैं नतनिया के, अब लाई जाते हैं, नहीं मिले खाना तो क्या करेंगी हैं? क्यों नहीं मिलता खाना? अब बंद रहता है यादें। मध्य प्रदेश के सारे आंगनबाड़ी केंद्रों में हड़ताल की वजह से ताला डला है। टीकाकरण से लेकर मिड डे मील जैसी योजनाओं पर भी। सबसे बड़ा असर सरकार की महत्वाकांक्षी लाडली बहन योजना के पंजीकरण पर हुआ है। बच्चे जाते हैं ऑफिस लौट के चले जाते हैं। अब क्या मालूम सर, अब तो मैडम ना बैठा तो जाते हैं बच्चा लोग, 10-15 दिन हो गए जाते हैं, अपन ऑफिस चले जाते हैं। आंगनबाड़ी तो बंद है सर, बच्चे जाते हैं, बच्चे हो के देख के बता देते हैं कि ये बच्चे तुम्हारा ये आंगनबाड़ी बंद है, तो लौट जाते हैं। अभी हमको ये दिक्कत हो रही है कि आशा कार्यकर्ता हमारी जो रहती थी तो वो बच्चों को बुलाती थी ड्यू लिस्ट के अनुसार, तो हम टीकाकरण करते थे। अभी हम जिनके पास जिन हितग्राहियों का नंबर है तो हम खुद कॉल करके बुला रहे हैं। इससे हमें कार्य करने में बहुत दिक्कत जा रही है। हमारे प्राथमिक शिक्षण जन अभियान परिषद वाले और NRLM की जो महिलाएं हैं वो सहयोग कर रही हैं, और इसके अलावा हमने अन्य विभाग के ऑपरेटर्स को भी लगाया है फॉर्म भरने में। अब इनसे लगातार बातचीत चल रही है कि काम करने के लिए, अब जल्दी बातचीत से कुछ अच्छे नतीजे आएंगे। राज्य में 97,135 आंगनबाड़ी केंद्र हैं। इन्हें चलाने के लिए 1,35,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका हैं। हड़ताल में परियोजना अधिकारी और पर्यवेक्षक भी शामिल हैं। इनकी ग्रेड देश में सबसे कम है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं की मांग है कि सरकार इन्हें सरकारी कर्मचारी के रूप में नियमित करे। सेवानिवृत्ति के वक्त कार्यकर्ता को 5 लाख रुपए एवं सहायिका को 3 लाख रुपए मिले। हम लोग को सबसे पहली मांग तो हमारी है, हमें परमानेंट होना है। दूसरी बात, हम रिटायर होते हैं जब साल, इतने ज़िंदगी भर तो हम काम करते हैं जब तक हमारी हिम्मत रहती है, लेकिन जब रिटायर होने पर जब हमारा बुढ़ापा आ जाता है, जब हम में हिम्मत नहीं रहती है, तब हमें पैसों की ज़्यादा ज़रूरत रहती है। लेकिन रिटायर होने पर हमें एक सिर्फ कागज़ दे के बिठा दिया जाता है, ना हमें कोई पेंशन मिलती। यदि वो पेंशन नहीं देते हैं तो कम से कम हमें एक मुश्त राशि दे दें। कि 2022 में हम लोग 45 डिग्री पारा में भी 45 दिन बैठे रहे। उस समय हमें मात्र एक आश्वासन पत्र मिल गया था, लेकिन हमारी मांग आज तक पूरी नहीं हुई। तो हम लोग अब इस में संयुक्त मोर्चा के माध्यम से बैठे हैं। इन्हीं कार्यकर्ताओं के कंधे पर कुपोषण के लिए बंटने वाला आहार, गर्भवती माताओं के आहार से लेकर केंद्र में बच्चों की पढ़ाई और स्वास्थ्य की जिम्मेदारी रहती है। अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। और देश की बात में आगे जानेंगे, क्या महामारी के दौरान महिलाओं को अलग से मिलेगी छुट्टी?
संसद की स्थायी समिति ने केंद्र से कहा है कि महिलाओं को पीरियड्स के समय छुट्टी दी जाए। इसके लिए एक नियम बनाया जाए ताकि कार्यस्थलों में महिलाओं का काम पर सकारात्मक असर पड़े। अगर संसद की अस्थायी समिति की चली तो महिलाओं के कामकाजी माहौल में लगभग क्रांतिकारी बदलाव आ जाएगा। समिति ने कहा है कि महिलाओं को पीरियड्स के समय हर महीने 2-3 दिन की छुट्टी मिले। इसे मेडिकल लीव और अन्य छुट्टियों से अलग रखा जाए। इसके लिए मेडिकल सर्टिफिकेट न मांगा जाए। जो महिलाएं हैं वो मासिक धर्म के दौरान इस पीरियड में उनको कई तरह की शारीरिक यातनाएं, शारीरिक कष्ट से गुजरना पड़ता है और इसलिए अगर उस दौरान इनको अगर 1 दिन 2 दिन की अगर छुट्टी मिल जाए तो वो शायद बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे। दुनिया के बहुत सारे देशों में इस प्रकार के मेंस्ट्रुअल लीव का प्रावधान है। समिति का मानना है कि इस फैसले से लैंगिक समानता भी आएगी, संवेदनशीलता भी बढ़ेगी और उत्पादकता भी। समिति ने सभी पक्षों से बात कर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को मासिक धर्म छुट्टी से संबंधित नीति तैयार करने को कहा है। समिति ने सभी पक्षों से बात कर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को पीरियड छुट्टी से संबंधित नीति तैयार करने को कहा है। कई सांसदों ने इस रिपोर्ट का स्वागत किया है। हालांकि ये अंदेशा भी है कि इसकी वजह से महिलाओं को नौकरी मिलने में मुश्किल ना हो, क्योंकि हर महीने 2-3 दिन की छुट्टियां नौकरी देने वाले को खल सकती है। मेंस्ट्रुअल लीव का जो प्रपोजल दिया गया है वह निश्चित रूप से स्वागत योग्य है। इससे सरकार की महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता भी झलकेगी, लेकिन एक भय भी इसमें पैदा होता है कि ऐसे ही प्राइवेट सेक्टर में महिलाओं के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी की कमी होती है, महिलाओं को लोग रखना नहीं चाहते और अगर इस तरह की छुट्टी हर महीने देनी होगी तो निश्चित रूप से उनके लिए नौकरियों में कमी आएगी, यह आशंका पैदा होती है। वैसे बिहार में 1992 से ही इस तरह की छुट्टियां मिलती रही है और केरल में हाल ही में छात्राओं को इसका अधिकार मिला है। दुनिया के कई देशों में पीरियड लीव मिलती है। जब महिलाओं को मैटरनिटी लीव मिली तो इसे दफ्तरों में महिलाओं के लिए बहुत बड़ा कदम माना गया। अब पीरियड लीव उनके लिए माहौल को और बेहतर बना सकता है और पुरुष सहकर्मियों को उनकी जरूरतों को लेकर और ज्यादा संवेदनशील बना सकता है। नई दिल्ली से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। कोरोना के मामले एक बार फिर से बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। 2 अक्टूबर के बाद से आज देश में सबसे ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए। अब मामला 3000 के पार है। बढ़ रहे मामलों के बीच अस्पताल में भी दाखिला बढ़ने लगा है। कोरोना ने पांव पसारना फिर से शुरू कर दिया है। बीते 24 घंटों में देश में कोरोना के 3016 मामले रिपोर्ट हुए हैं। पिछले 5 महीनों में एक दिन में आए ये सबसे ज्यादा मामले हैं। ये सिलसिला पिछले कई दिनों से जारी है। 29 मार्च को 2151 मामले, 28 मार्च को 1573 मामले, 27 मार्च को 1805 मामले, 26 मार्च को देश में 1890 मामले आए हैं। इस बीच दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कोरोना के बढ़ते मामलों और अस्पतालों की तैयारी को लेकर गुरुवार को बैठक की। अब अस्पतालों में भी मरीज आ रहे हैं। 28 फरवरी को दिल्ली के अस्पतालों में एक भी कोविड मरीज नहीं था। अब दिल्ली के अस्पतालों में 54 मरीज हैं। मुंबई में जहां महीने भर पहले 2 मरीज अस्पताल में थे, अब वो 57 हैं। तमिलनाडु में 1 महीने पहले अस्पताल में जहां 11 मरीज एडमिट थे, अब 18 हो चुके हैं। हम सिचुएशन को बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। हमने मॉक ड्रिल कर ली है अस्पतालों के अंदर, कोविड के सिलेंडर्स की, एलएमयू की, कोविड के अंदर जो ऑक्सीजन की मैन्युफैक्चरिंग की दुरुस्ती जो है वो हमने वेरीफाई की है। अभी तक जो समझ में आया ये स्ट्रेन जो है वो ऐसा नहीं है जिसके लिए जो है कोई भी पैनिक की सिचुएशन हो। 10 दिन पहले जहां देश में कोविड की साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट 0.86% थी, जो अब बढ़कर 1.71% पर जा पहुंची है। साथ ही 10 दिनों में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या भी दुगुनी हो गई है। चिंता की बात फिलहाल तो नहीं, लेकिन एहतियातन तैयारी को लेकर चिंतन का दौर जरूर चल पड़ा है। ये जरूरी भी है क्योंकि वायरस के बदलते स्वरूप को लेकर ना तो कोई शक है और ना ही कोई सवाल। ऐसे में हालात बिगड़े उससे पहले तैयारी के दम पर संभलना जरूरी है। नई दिल्ली से शरद शर्मा के साथ परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया।
पश्चिम बंगाल के हावड़ा में शोभा यात्रा के दौरान पत्थरबाजी की घटना सामने आई है। इसमें कई लोग घायल भी हुए हैं, गाड़ियों में आग भी लगाई गई है, तोड़फोड़ भी हुई है और घटना के बाद इलाके में हड़कंप है। मौके पर पुलिस बल को भेजा गया है, जिसने हालात पर काबू पाने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े हैं। आप पहुंचे ना, अब यहाँ कैसे अभी बताएं, रास्ता किधर है? तो ममता बनर्जी की रैली चल रही है, ये सुन लेते हैं क्या कह रही हैं वो। নিয়ম জাজেদেরও ভয় দেখান, অনেক বড় বড় কথা বলছেন এক একজন। দুর্যোধন দুঃশাসনের থেকেও কোটি অংশে অপশাসন চলছে দেশে, গণতন্ত্র নেই, বিচারের লোকেদের থ্রেট করে, মিডিয়াকে থ্রেট করে, ভোটার লিস্টের নাম কেটে দেয়, এনআরসির নাম করে নাম কেটে দেয়, কখনো বলে প্যান কার্ড, কখনো বলে আধার কার্ড, কখনো বলে। तो ममता बनर्जी की 2 दिन की ये धरना प्रदर्शन चल रहा है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं, वैसे देश के बाकी हिस्सों में रामनवमी का त्यौहार उल्लास से मनाया गया है। मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिल रही थी। अयोध्या नगरी को दुल्हन की तरह सजाया गया। लोग मंदिरों में दर्शन के लिए, पूजा अर्चना के लिए पहुंचे हुए थे। भगवान राम के जन्मोत्सव की तस्वीरें आप देख रहे हैं। अयोध्या, वाराणसी, दिल्ली, पटना, गुवाहाटी, हैदराबाद में देश भर से इस त्यौहार को धूमधाम से मनाया जा रहा है। और इसी के साथ देश की बात में आज इतना ही। नमस्कार।